से अभिक्रिया। देखो अब तक हम पढ़ रहे थे, चैप्टर था हमारा अम्ल, क्षार और लवण, चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री। देखिए इसमें अब तक हमने अम्ल के बारे में जाना, अम्ल है क्या, क्षार के बारे में जाना और हमने लवण के बारे में जाना कि वे क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या कार्य होता है, ठीक है, उनका स्वाद कैसा होता है, पहचान कैसे की जा सकती है, ये सब कुछ हमने सीखा है। अब हम जो इसमें सीखेंगे वे सीखेंगे कि अगर अम्ल के साथ किसी धातु, अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराई जाए यानी कि तो क्या बनेगा। तो जो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितनी भी इसमें अभिक्रियाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, पेपर में जरूर आएंगी। इस चैप्टर, अगर ये चैप्टर आएगा तो ये जानकारियां जरूर आएंगी, ठीक है। आपको किस तरीके से देनी है, देखिए सबसे पहले ये है अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु से लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यानी कि अगर हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान होती है। ये पूरा चित्र है, आपकी बुक में दे रखा है, इस चित्र को देखना कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। उसमें दिखा रखा है कि मान लीजिए ये लवण है, उसमें एक बीकर में लवण है, एक धातु है, उसे हीट कर रखा है। तो हीट करने के बाद उसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस गैस में से, चलिए मैं बताता हूं इसके बारे में, भी आगे जान लेंगे थोड़ा सा। ये आपका HCl हो गया, HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये अम्ल है, और ये जेड जिंक हो गया आपका, ये धातु हो गई, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को याद रखेंगे। जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये अभिक्रिया बनाने के बाद उसके नीचे आप लिखेंगे संक्षिप्त में समझाने के लिए, समझ लो मेरी बात। दूसरी बात ये है पॉप टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं ये ऐसा मान लो जैसे नोट्स हो तुम्हारे, पेपर में डिक्टो लिख दो, समझते हो, इधर उधर का कुछ भी नहीं, मैन मुद्दा, और मतलब जो सटीक जानकारी है ना बस वो। और एग्जाम में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो उसमें जो कुछ भी लिख रहे हो उसमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि जो आप लिखोगे उसमें जानकारी हो बस। इसमें कह रहा है कि जब हम ये टेस्ट करते हैं, इसका नाम पॉप टेस्ट रखा गया है नाम इसका, तो हम जब इसका टेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जब हम किसी धातु को किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि हमने धातु की और अम्ल की अभिक्रिया ऊपर करी है, मैं वो चीज तो बता रहा था, अब बताएंगे। जब हम किसी धातु की को किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है भैया हमने कर दी अभिक्रिया, यह है संगत लवण, संगत लवण यानी कि संगत उसके साथ वाला, कैसा, साथ वाला लवण का प्रयोग, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है भैया। फिर इसमें होता क्या है, अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान, यानी कि जब ये अभिक्रिया चल रही होगी, जब ये अभिक्रिया चल रही होगी, ऐसा नहीं हो गई होगी ना, चल रही होगी, अभिक्रिया के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं, रोक दीजिए, देखो तो ये कह रहा है कि जब वो गैस निकलती है, मोमबत्ती इस गैस के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है ना, तो यहाँ एक पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। पाप ध्वनि कैसी होती है, पाप ध्वनि जैसे जैसे वो देखा है, छोटे छोटे से भी रहते हैं, पटकोने उन्हें दीवार में मारते हैं, दीवार में मारते हैं और पट पट की आवाज आती है, उस वाले पटकोने को पोपी कहना है ना, ये वही ध्वनि है, समझ रहे हो। आइसक्रीम में सामने मतलब आइसक्रीम वाला नहीं था, वो बजट का बजा है, वो तो बहुत सारे है, तो ये वो तो पॉप की आवाज निकलता है, नहीं वो अलग होगी। ये पता क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया चल रही है और गैस निकल रही है, तो गैस का एक क्षेत्र बन रहा होगा, तो जब हम मोमबत्ती उस क्षेत्र के पास लेके जाते हैं तो वो पटकती है,
उसमें से जैसे आसमान में जाके वो स्टार से पटकते हैं ना, हाँ जी भैया। जो बॉम्ब पटकता है वो शादियों में ज्यादातर, तो वे अलग अलग नहीं पटकते, हाँ जी। है ना। तो ऐसी वो गैस पटकती है, वो दिखाई पड़ती है, उसकी ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, समझते हो। तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो क्या पटकती है, वो गैस पटकती है जो ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है, यानी कि उसको जो हम चेक करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो गैस निकल रही है, जो गैस निकल रही है उसको ये पता लगाने के लिए कि ये गैस है कौन सी, उसका ये पता लगाने के लिए कि कौन सी गैस है, तो हम उसके पास मोमबत्ती को लेकर जाते हैं। मोमबत्ती ले जाने के बाद वो पटकती है, जब वो पटकती है तो हमें पता लगता है कि वह गैस हाइड्रोजन है। आप समझ पा रहे हो। चलिए फिर ये कह रहा है, इस टेस्ट का प्रयोग करके हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि इस टेस्ट को करने के लिए हम का प्रयोग इसलिए करते हैं टेस्ट का, कि हाइड्रोजन की उपस्थिति ये बताने के लिए कि देखिए इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति है, तभी तो वो पटक रही है। तो ये सब बताने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। अपनी बुक जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें चित्र दे रखा है पूरी अभिक्रिया, उसको एक बार अच्छे से देखियो ध्यान से, और उसकी छोटी छोटी बातें हैं उसे नोट करिए, और चित्र का विशेष तौर पर ध्यान भी रखना है कि वो आपको पेपर में भी करके दिखाना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र वहां बनाना होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं दिखाऊं अगर तुम्हें, तो देखिए ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ जी। प्रोजेक्टर को नहीं है, जो हम एकदम ऐसे दिखा देंगे। ये जो गैस निकल रही है मोमबत्ती पास लेकर, तो गैस क्या है ना, पटक रही है, समझ लो। जैसे अगर हम भी हाइड्रोजन गैस के पास मोमबत्ती लेके जाए तो पटक जाएगी। हाँ, भैया कोई बात वो जब होगा जब हमारी अभिक्रिया चल रही होगी किस किस के साथ, अम्ल की अभिक्रिया। ये हमारा धातु कार्बोनेट है, भी किस किस में पाया जाता है ये बता रखा है, चूना पत्थर है, चौक है, संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रूप में, विभिन्न रूप में प्राप्त होता है, मिलता है। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। समझते हो। अगर हम अम्ल की किसके साथ, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, ये हमारा बनता है एक तो संगत गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है, ठीक है। जैसे हमारा HNO3 प्लस NaCO3 क्या प्राप्त हुआ, NaHO3 प्लस CO2 और फिर हमारा H2O, NO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। जब हम धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, इसका सूत्र है, देखिए सूत्र इसलिए है कि जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारे पास रासायनिक तत्व हैं उनको हम किस तरीके से रखेंगे अभिक्रिया करने के लिए, उनके स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो सूत्र है इसका, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले, ठीक है, फिर उसके साथ अम्ल, दोनों को एक साथ मिला के उसको हीट करते हैं, करने के बाद हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, समझते हो। यानी कि लवण मिल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस प्राप्त हो जाएगी, और H2O, ये अलग अलग हो जाएंगे। समझ रहे हो अपनी बात है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया हमारा, धातु हाइड्रोजन धातु हो गई। दूसरा उसके साथ हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, जैसे कि हमारा NaHCO3 प्लस 2HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन भी प्राप्त हुआ और हमें लवण भी प्राप्त हुआ और हमारा कार्बन भी प्राप्त हुआ और जल भी प्राप्त हुआ, अलग अलग नहीं टूट गया सब कुछ, ठीक है। दूसरा है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब हम धातु ऑक्साइड की किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। जो धातु ऑक्साइड होती है, सभी धातु ऑक्साइड कैसी होती हैं, क्षारीय प्रकृति की। देखिए इन पॉइंटों को जो है ना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्षारीय प्रकृति किसकी होती है,
धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड में धातुओं में धातु ऑक्साइड की कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। भविकल्प मारते हैं, ठीक है। तो क्या होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाती हैं। कैसी बनाती हैं? लवण और जल बनाती हैं। फिर उसमें कह रहा है यह बिल्कुल उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का तो पता है तुम्हें, बता रखा। उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही होता है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन पता है। हाँ ठीक है ना। जो करिए आगे इसमें क्या है? जो इसका सूत्र है अम्ल धातु ऑक्साइड, ठीक है। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड क्या बनेगा हमारा? लवण और जल। और लवण क्या है आपका? लवण क्या होता है आपका? लवण बता रखा ना क्या होता है लवण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? CuO प्लस HCl और हमें CuCl प्लस H2O प्राप्त हुआ। अब है हमारा अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो इस अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। क्या बनता है इससे? लवण और जल का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान देंगे मेरी बात है। अम्ल एवं क्षार की जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा था? इसमें भी हमें लवण और जल प्राप्त हो रहा था, पर अम्ल की क्षार के साथ। किस अम्ल की और कौन से क्षार के साथ अभिक्रिया होगी वो हम देखते हैं। यह अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये हमारा क्षार प्लस अम्ल, तो लवण और जल, यानी कि NaOH के साथ HCl की जब अभिक्रिया होती है तो NaCl प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। समझ रहे हो? तो ये हमारी अभिक्रिया थी। कुछ अभिक्रिया और बाकी हैं जो कल खत्म हो जाएंगी एक लास्ट क्लास में। और चैप्टर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट, चैप्टर की जो सबसे इंपोर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चन हैं और परिभाषाएं हैं और हमारी अभिक्रियाएं हैं, वे हमने बोर्ड पर उतार दी, समझा दी, और जो बाकी है वो मैं कल करा दूंगा। समझते हो मेरी बात? दूसरी बात यह है कि अभिक्रियाओं को याद रखने के लिए सबसे जरूरी बात होती है हमें यह पता हो कि हम अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि हमें यह है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया हम कैसे करते हैं, उसका सूत्र का पता हो हमें, ठीक है। अभिक्रिया के जो हमारे जिसके साथ हम अभिक्रिया कर रहे हैं और किस किस प्रकार हम उसकी अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, ये आ जाता है। अगर ये आ जाए कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो आप क्या करोगे? आप एक अम्ल और एक धातु लोगे। जैसे आपने अम्ल ले लिया 2HCl प्लस Z। अब इनकी अभिक्रिया करके आपको बनाना क्या है? लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करनी है, ठीक है। और संगत लवण हो, कैसा हो? उसका उसके साथ का। तो हमने क्या करा? ZnCl2 प्लस एक गैस बन गई हमारी फिर हाइड्रोजन। समझ रहे हो? तो ये याद होनी चाहिए। और ये अभिक्रिया होगा ना ऐसे मन में दोहराते रहे, ऐसे जो कुछ काम कर रहे हैं, जा रहे स्कूल सारे हैं, तो मन ही मन में दोहराते रहे करो। समझ रहे हो?